नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो CET में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर अन्य आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कोई सा भी, चाहे इसमें DT+ भी है या फिर एकलव्य मॉडल कह सकते हैं आप, या कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो करंट अफेयर जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे और उसके बाद जो अन्य क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? तो ये इनवॉइस नाम से एक प्रोत्साहन स्कीम हाल ही में शुरू की गई है। मेरा बिल मेरा हक, मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल नई पहल या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो है इनमें से कौन सी है? और यहाँ पर इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने हाल ही में जीता है? और क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? विश्वनाथ आनंद, लवन एरोनियन, मैग्नस कार्लसन या आर प्रगनंदानी। तो ये जो शतरंज विश्व कप 2023 का जो टाइटल है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये मैग्नस कार्लसन है जिनके द्वारा शतरंज विश्व कप 2023 का जो टाइटल है ये जीता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वच्छता जो वायु सर्वेक्षण है 2023, इसके 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर, भोपाल, आगरा या फिर जयपुर को? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में जो इनमें से पहला स्थान जो मिला है ये मिला है इंदौर को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नीरज चोपड़ा, जिनको आप अच्छी प्रकार से जानती हैं। तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये कितने मीटर थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है नीरज चोपड़ा ने? तो इनमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो यह है 88.77 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, इसमें बेस्ट जो फीचर फिल्म है इसका अवार्ड किस फिल्म को मिला है? सरदार उधम सिंह, रॉकेटरी, द कश्मीर फाइल्स या गंगूबाई काठियावाड़ी को? तो 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हाल ही में जिस फिल्म को दिया गया है, और यहाँ पर जो इनमें फिल्म है जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये रॉकेटरी है जिसे 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए जो बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है, या फिर ये अवार्ड जो मिला है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो जो भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और किसकी स्मृति में एक डाक टिकट इनके द्वारा जारी किया गया है? प्रकाश सिंह बादल, अरुण जेटली, दादी प्रकाशमणि या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो इनके द्वारा जो डाक टिकट जारी किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में ही है, तो ये है दादी प्रकाशमणि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए गो एयर, एयर इंडिया, हेव्स एयरटेक इंडिया या फिर इंडिगो? और इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन है सी वाला। सी वाला जो यहाँ पर रहेगा हेव्स एयरटेक इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में बना है? रूस, भारत, USA या फिर चीन? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला जो पहला देश जो बना है ये भारत बना है 23 तारीख को, 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को जो अब ये जो स्पेस दिवस जो है ये भी मनाया जाएगा। तो ये भी जो आपके
जीके का जो क्वेश्चन है ये बन गया है। और इसके साथ ही दो और जो यहाँ पर इसके साथ ही जो क्वेश्चन बने हैं, जैसे जो लैंड रोवर जो था जिस जगह पर जब वो उतरा था तो उस जगह को भी जो नाम दिया गया है, और जिस जगह पर चंद्र-2 जो क्रैश हुआ था उस जगह को भी नाम दिया गया है हाल ही में। तो यहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23 जो अगस्त है इसे तो नेशनल स्पेस डे कहा जाएगा। और जहाँ पर ये जो विक्रम लैंडर जो था चंद्रयान-3 उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ पर जो ये जो चंद्रयान-2 जो था वो क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से 3 जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बन जाते हैं। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, और जहाँ पर चंद्रयान-3 उतरा था शिव शक्ति पॉइंट, और जहाँ पर चंद्रयान-2 जो उतरा था क्रैश हुआ था तो उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से अब जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो ISSF विश्व चैंपियनशिप जो है 2023 की, भारत के किस शूटर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में। विजय कुमार, सौरभ चौधरी, अमनप्रीत सिंह या फिर राजदीप सिंह ने। और इनमें जो हमारा सी आंसर है तो ये ऑप्शन सी वाला है, तो इसमें ये अमनप्रीत सिंह हैं। उसके बाद जाता है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। तो ये जो इसरो के द्वारा जो हाल ही में चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है इस मिशन के प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर एस सोमनाथ, एस उन्नीकृष्ण नायर, एम शंकरन या पी वीर मुथवेल। तो यहाँ पर इनमें से ये इसके जो डायरेक्टर कौन थे, तो ये थे जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, पी वी मुथवेल। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है। तो ये जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है, भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर ईरान की। और इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये भारत की है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारत देश की जो रेसलिंग एसोसिएशन है इसको निलंबित कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। किसने? ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो इनकी संख्या है 6, ऑप्शन है सी। उसके बाद आ जाता है, हाल ही में प्रोफेसर क्लेमपुरी राधाकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, चिकित्सा, स्पेस, सांख्यिकी या फिर पत्रकारिता से। तो हाल ही में जो प्रोफेसर है क्लेमपुरी राधाकृष्ण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और उनका जो क्षेत्र था तो ये सांख्यिकी से था, जिसमें ऑप्शन सी है। उसके बाद आ जाता है, ब्रिक्स समूह का जो 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो ये 15वां शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स समूह का, ब्राज़ील, भारत, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। और ये है ऑप्शन डी वाला, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे और वापस आ चुके हैं। और आते ही जाओ जो चंद्रयान-3 जो मिशन की जो टीम थी उनसे मिलने के लिए गए थे, और उसी दौरान जो उन्होंने फिर 3 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बनाए थे, जिसमें 23 तारीख को जो है नेशनल स्पेस डे, और जहाँ पर चंद्रयान-3 उतरा शिव शक्ति पॉइंट, और जो चंद्रयान-2 था उसे तिरंगा पॉइंट। तो ये 3 क्वेश्चन बने थे। उसके बाद है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है। तो मुख्यमंत्री ने सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार में। तो मुख्यमंत्री ने सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो किया है तो ये मध्य प्रदेश में किया है।
उसके बाद है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? कृष्णन, शशि किरण, निहाल सरीन और प्रज्ञनंदा या पेनताला हरिकृष्णा। तो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हाल ही में इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, आर प्रज्ञनंद। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? शिक्षा मंत्रालय, खान मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? और ये किए गए हैं जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ। उसके बाद है नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के नए मुख्याधीश के रूप में विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, रामबन यादव, पुष्प कमल दहल प्रचंड या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? और ये बने हैं जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ। उसके बाद आ जाता है भारत का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP को किसने हाल ही में लॉन्च किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर स्मृति ईरानी ने। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो 20वीं जो आसियान भारत आर्थिक क्षेत्रों मंत्रियों की जो बैठक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड में। तो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन हाल ही में किया गया है, ये इंडोनेशिया में हुआ है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर अपने जो प्रैक्टिस सेट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर सामान्य हिंदी जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जो हमारे कंठ और तालु के द्वारा बोला जाता है? ओ, आई, ह या फिर छ। और इनमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये आई है। यहाँ पर एक सूत्र आता है संस्कृत वाले, अगर कोई है, अकुह विसर्जनम कंठ, अक्वरग तो और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है ये हमारे कंठ से होता है। और यहाँ पर कंठ और तालु है, तो ए दैतव कंठ तालु, ए आई जो है इनका उच्चारण स्थान हमारे कंठ और तालु से होता है। तो कंठ अलग है, तालु अलग है। और जो दोनों का यहाँ पर एग्जाम में आ जाए इस तरीके से, तो ए दैतव कंठ तालु, ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो क जो है, जैसे कि हमने पहले सूत्र में बात की थी, अकुह विसर्जनम कंठ, अक्वरग विसर्ग और ह, इनका जो उच्चारण स्थान है हमारे कंठ से होता है अर्थात गले से होता है। तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। और इचु असनाम तालु, ई और चवर्ग या स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। री ट्वर्ग का स्थान मूर्धा से, और लरी और त्वर्ग, लरी तुलसनम दंता जो होता है, लरी और त्वर्ग का स्थान हमारे दांत से है। उसके बाद है दिगंगत जो यहाँ पर आया है, इसमें संधि है स्वर विसर्ग व्यंजन या द्विगु संधि। तो यहाँ पर इसमें संधि कौन सी है? और इसमें जो यहाँ पर संधि आई है जो ऑप्शन सी में है, तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसमें जो परिवर्तन होगा तो वह व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिगंत है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा दिक प्लस में अंत।
अब जो क है, अगर संस्कृत से है तो झलाम जसवंत सूत्र है, उन्हें पता होगा, जो क को ग करता है, तीसरा वर्ण। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें ये होगा तीसरा वर्ण, तो दिगंत जा यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो धातु में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको विशेषण, कृदंत, तदित या क्रिया कहते हैं। तो उनको जो कहा जाएगा, जो यहाँ पर बी में आए हैं, तो वे होते हैं कृदंत। जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ेंगे उन्हें कहेंगे हम कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म यहाँ पर सही है। अंक, संख्या, गोद, आँख, ज्योति, द्वीप, अम्बुज, मीन, जल, अमंजत, इंद्र, देवता। तो अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म यहाँ पर सही है, और इनमें जो सही है ऑप्शन ए वाला, अंक, एक जो संख्या लिखी जाती है 1 2 3 4 5, संख्या और गोद, तो ये तीनों यहाँ पर इसके माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पवित्र होना, सदाचार का पालन करना, कार्य का अधूरा छोड़ना, कठिन कार्य पूरा होना। तो गंगा नहाना जो मुहावरा है, इसका अर्थ जो आया है ऑप्शन डी वाला है, तो यह कठिन कार्य का पूरा होना। उसके बाद आ जाता है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए रमेश आदिकरण है, कर्ता है, कर्ण है या फिर संबोधन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें तो क्या संबोधन किया गया है, यहाँ पर संबोधन चिन्ह आना चाहिए था, हे रमेश, जैसे हे राम आपने पढ़ा होगा, हे राम, तो ऐसे ए रमेश यहाँ आओ, तो क्या है यहाँ पर संबोधन किया गया है, उसको पुकार रहा है, बुलाया जा रहा है, तो संबोधन हो रहा है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। उसके बाद है, निम्न अंकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द से है। तो बहुब्रीहि समासिक शब्द से है 10 आनन, लुप्त पद, अपहृत पशु या प्राप्त उदक से। तो बहुब्रीहि समासिक शब्द है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आए हैं 10 आनन। जो बहुब्रीहि समास से आप समझ सकते हैं, बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जैसे जिसमें ना तो पूर्व ना उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो 10 आनन, 10 है मुख्य जिनके, तो होता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जवाब इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला। उसके बाद आ जाता है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य के भेद। सरल है ये, आश्रित है, मिश्र है या संयुक्त वाक्य है। तो मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये किस प्रकार का वाक्य है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, और इसको देखें तो क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। और जो संयुक्त वाक्य है ये क्या होता है, इस वाक्य में कब और कहाँ को और संयोजक के द्वारा जोड़ा गया है। दोनों उपवाक्य प्रधान है, इसके साथ ही है एक प्रश्नवाचक कब और कहाँ भी है, जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो ये संयुक्त यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है, निम्न लिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। तो किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या फिर कौरवी में। और यहाँ पर जो हुआ है ऑप्शन सी वाला है, तो ये ब्रजभाषा है। तो किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है, तो ये ब्रजभाषा है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द फॉर ऑप्शन द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। शी आस्क्ड मी हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बैग। तो आप पूछ रहे हैं कि आप इस बैग के लिए कितना पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इसमें क्वेश्चन जो है किया जा रहा है, और इसमें जो यहाँ पर कौन सा बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, शी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर द बैग। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल इज कॉल्ड। तो ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पर्सन,
तो उसे क्या कहा जाता है। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो उसे कहा जाएगा जो ऑप्शन डी में है, तो रिक्लोज जो उसको कहा जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा। और तपस्वी कह सकते हैं इसका ऑप्शन यासी, ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है ताकि कोई उसे अन्य लोग जो है वो परेशान न करे, आवाज़ न लगाए। उसके बाद है यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। दे बिलीव दैट मिस्टर मोहन इज वेरी रिच। तो इसका बनाना है यहाँ पर कौन सा बनेगा, और इसको देखें तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन डी वाला इसमें बना है, मिस्टर मोहन इज बिलीव टू बी वेरी रिच। तो इसका जो है यही यहाँ पर पैसिव सेंटेंस में बनेगा, एक्टिव का पैसिव में। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ हैड ही मैनेज टू रन अप सो मैनी डेब्ट्स। तो यहाँ पर जो है इसमें इसके जो नज़दीक का जो है आपने बताना है कि कौन से वाला है नज़दीक का, और इसके नज़दीक का अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा ए वाला। और संचय करना अर्थ इसका हो जाता है विघटित, डिस्प्यूट जो है ऑप्शन बी विघटित करना, डिसॉल्व विघटित करना, और डिवाइड ये विभाजित करना, बांटना होता है। तो हाउ हैड ही मैनेज टू रन अप सो मैनी डेब्ट्स। तो इसका जो है यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए वाला माना गया है, संचय करना इसका अर्थ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। शी कुड नॉट डिस्कस हिज हर गली एट देयर एम्ब्रेसमेंट। तो इसका यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा, तो यही जो आपने इसका बताना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो विपरीत है वो आपने बताना है, और विपरीत में इसका बना है ऑप्शन बी वाला, क्योंकि इसका जो विपरीत है ये होता है उदासी। और डायरेक्ट खुशी क्या देते हैं, आनंद उल्लास, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अपोजिट है इसका उदासी विषाद। उसके बाद है यहाँ पर मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फ्रेज फ्रेंच लीव इज जनरली अनयूज्ड टू डिनोट, और इसमें आएगा ऑप्शन डी वाला, एब्सेंस विदाउट परमिशन, गोल हो जाना। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका जो है डी वाला ये बनेगा, बिना अनुमति के अनुपस्थिति। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जीके का जो सामान्य ज्ञान हुआ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा रहेगा, प्रथम जो विश्व युद्ध था इसमें सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी। तो कब, प्रथम विश्व युद्ध में। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है ये, रोहतक था। तो इतनी भर्ती हुई थी बाई 144। उसके बाद आ जाता है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में, कैथल, सिरसा, रोहतक या फिर हिसार में। तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो राखी गढ़ी स्थान है कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन डी हिसार में है। नेक्स्ट आ जाता है तरावड़ी अर्थात तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किन की विजय हुई थी, बलबन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान या कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब हुआ था ये पहला युद्ध, पहला हुआ था 1191 में, दूसरा 92 में हुआ था, 1192 में। तो पहला था ये 1191 में हुआ था। और
इसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में चौहान की जो राजपूत सेना थी, इन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया था। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो इसमें जीत तो ये इनकी हुई थी और मोहम्मद गौरी जा इसमें फिर ये हार गए थे। उसके बाद आ जाता है ठाकुरस्तान की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है? गुड़गांव, रोहतक, हिसार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है गुड़गांव, रोहतक, हिसार, तो इन सभी का था। उसके बाद है इमलोटा भिवानी जिले में फागुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? शिव जी का, जमदग्नि का, देवी सूती या श्री हनुमान का। तो इमलोटा भिवानी जिले में फागुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, तो यह श्री हनुमान का। उसके बाद है पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जो जन्म है कहाँ हुआ था? हिसार, वृंदावन, मथुरा या काशी में। तो पंडित जसराज जिन्हें शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है, तो इनका जो जन्म हुआ था तो ये हिसार में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये था 20 जनवरी और 1930 को। तो 20 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। उसके बाद है समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जो जन्म है किस स्थान पर हुआ था? ये सिसाना, छुड़ानी, पांची या खेरी सुल्तान में। तो समाज सुधारक है पंडित बस्ती राम और इनका संबंध है ऑप्शन सी खेरी सुल्तान से, जो अब जो है ये झज्जर में आता है। उसके बाद है कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कोहिनूर पत्र के तो ये जो कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बालकुमुद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा या फिर नेकीराम शर्मा। और इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो यह है बालमुकुंद गुप्त। और इनका जो जन्म है हरियाणा के झज्जर जिले का जो गुड़ियानी गांव है वहां पर हुआ था। नेक्स्ट है च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? मोरनी, ढोसी, सतनाली या दादरी की पहाड़ी पर। तो जो च्यवन ऋषि है इनकी स्मृति में मेला लगता है तो ये कौन सी पहाड़ी पर लगता है? और ये लगता है जो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतिम छोर पर उत्तर पश्चिम हिस्से में एक सुप्त ज्वालामुखी को ढोसी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इतिहास के जानकारों के अनुसार दूसरा वैश्य और ब्राह्मण जाति के जो च्यवन वैभृगु ऋषि के ये वंशज हैं। तो इनका संबंध जाए ढोसी की जो पहाड़ी है वहाँ से है। तो च्यवन ऋषि का स्मृति मेला जो लगेगा ढोसी की पहाड़ी पर लगेगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो बिरला मंदिर है कहाँ पर है? ज्योतिसर, बाणगंगा, ब्रह्मसरोवर या नरकात्री के पास। तो बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है ब्रह्मसरोवर के पास में। नेक्स्ट है हरियाणा पूर्व दिशा में किससे घिरा हुआ है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब से। तो हरियाणा जो है ये पूर्व दिशा में किससे घिरा हुआ है? और यह है उत्तर प्रदेश से। उत्तर पश्चिम जो है इसमें है पंजाब और चंडीगढ़। उत्तर में हो गया हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। और ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का जरूर आता है और जाने के लिए। तो पूर्व दिशा में कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड। उत्तर पश्चिम में पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। उसके बाद है मार्कंडा नदी का जो उद्भव है शिवालिक की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, सोना की पहाड़ियों से या मोरनी की पहाड़ियों से हुआ है। तो मार्कंडा नदी जो है इसका उद्भव हुआ है और कहाँ से हुआ है? तो ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है वहाँ से हुआ है। और ये जो नदी है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सावा से बहती है और इसमें बाढ़ के कारण अधिक निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो ये बाढ़ से चलने वाली यह नदी है मार्कंडा, और जिसके कारण जो हाल ही में बहुत जो तबाही भी जो है हुई थी। उसके बाद है हरियाणा का अधिकांश भाग है रेतीला, मैदानी, दलदल या पहाड़ी। तो हरियाणा का अधिकांश भाग है और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये मैदानी है।
उसके बाद है हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में। तो हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? और सबसे कम जो है ये ऑप्शन डी अर्थात दक्षिण पश्चिम में होती है। नेक्स्ट है, यदि कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है तो ये नदी कौन सी है? कलेसर वन के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना, मारकंडा, साहिबी या फिर घग्गर। तो कौन सी है? और ये है ऑप्शन ए यमुना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्व सीमा बनाती है और यमुनानगर जिले में कलेसर जो स्थान है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? कैथल, फतेहाबाद, भिवानी या सिरसा में। तो ये घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? जो ऑप्शन बी में है तो ये भिवानी है। और ये जो है हरियाणा में पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा इन क्षेत्रों में बहती है। लंबाई जो है इसकी 291 किलोमीटर मानी गई है, 291 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जो जिला है वहाँ से डगसई नामक स्थान से ये निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया था? पंचायत चुनाव हुए थे 2015 में, नगर निगम चुनाव हुए थे 2018 में, जींद विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में, या लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2014 में। तो वीवीपैट का प्रयोग हुआ था। और जो है यहाँ पर ऑप्शन सी, जींद जो विधानसभा है 2019 में। उसके बाद है हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए, MBBS, LLB, 10वीं या फिर 12वीं। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए, जो आया है ऑप्शन डी में। तो होना चाहिए कम से कम 10वीं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह या अशोक कुमार अरोड़ा। तो सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ये रह चुके हैं, जो ऑप्शन बी में है हरमिंदर सिंह चड्ढा, सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर। उसके बाद है हरियाणा का जो विधिमंडल है इसने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया था 7 अगस्त 2014, 17, 15 या 16 में। तो हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया था और ये किया गया था 31 मार्च 2016 को। उसके बाद है हरियाणा सदस्य को संसद के उस सदन राज्यसभा में भेजता है। तो 2, 3, 4 या फिर 5। हरियाणा कितने सदस्यों को संसद के जो उच्च सदन है राज्यसभा यहाँ पर भेजता है? तो ये भेजता है 5 को। तो 5 सदस्य जो है राज्यसभा में जाते हैं और जो लोकसभा है इसमें जाते हैं 10, विधानसभा में 90। उसके बाद है हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण लंबा और संकरा चेहरा, छोटा और संकरा चेहरा। तो इनमें से कौन सी पहचान है? लक्षण कौन से हैं? और इनके जो लक्षण ऑप्शन ए वाले हैं, तो लंबा और संकरा चेहरा। उसके बाद है थारपारकर गाय की प्रजाति का संबंध किससे है? दुधारू नस्ल, कामकाजी नस्ल, दुकाजी या इनमें से किसी से भी नहीं। तो थारपारकर ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है ये। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये दुकाजी नस्ल है। उसके बाद आ जाता है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि अनुकरणीय विधि है, मुष्टि है, पट्टिका है, कोई सी भी नहीं है। तो जो ऑप्शन सी में आई है तो ये पट्टिका विधि है। उसके बाद है निम्न पशुओं में से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है, घोड़े, भैंस, गाय या भेड़ में। तो ये जो पशु है इनमें से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये घोड़े में है। उसके बाद है पानीपत में भौली में कौन सा कारखाना लगा है? उर्वरक, चीनी मिल, सीमेंट या भारतीय तेल निगम लिमिटेड रिफाइनरी। तो पानीपत का जो भौली स्थान है वहाँ पर कारखाना लगा हुआ है और ये तेल रिफाइनरी का है, जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद है हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान पर होता है? दारूहेड़ा, रोहतक, पलवल या करनाल में। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये दारूहेड़ा जो स्थान है रेवाड़ी में,
तो ये वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक या फरीदाबाद में? तो कहाँ पर है? ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये कुरुक्षेत्र में है। और स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1987 में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंडित स्थानदत्त शर्मा, जयराम सीताराम शास्त्री या कपिल देव शास्त्री का? तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान जो माना गया है, ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये पंडित स्थानदत्त शर्मा है। और इसकी जो नींव है ये 11 जनवरी 1956 को रखी गई थी। भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हरियाणा का सबसे पहला जो सैनिक स्कूल ये कहाँ पर है? हिसार, मधुबन, कुंजपुरा या मानेसर में? तो ये है ऑप्शन बी, कुंजपुरा जो करनाल में है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।